नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। और आज हम जिससे आप सभी दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक बार जो है बंगाल का जनरल सेक्रेटरी दोबारा चयनित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले पूरे एसके लाइव की परिवार की ओर से रतेंद्र बोस जी को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस बधाई को जरूर स्वीकार करेंगे सर। नमस्कार। आज जो हमको दायित्व सौंपा है, हमारा भाजपा सेंट्रल कमेटी एंड स्टेट कमेटी मिलके, स्टेट प्रेसिडेंट मिलके, एज ए रेसिडेंट ऑफ उत्तर बंगाल, नॉर्थ बंगाल, हम आपको आभारी हूँ। ये जो हुआ आपको प्यार से ही हुआ, क्योंकि आप लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में बंगाल बेहतर स्थिति में आए, यही उम्मीद करते हैं। तो देर ना करते हुए हम सवालों का दौर जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रतेंद्र बोस जी, आप हमें ये बताइए कि आपका घर सिलीगुड़ी में है और आप फिलहाल जो है लॉकडाउन के कारण जो है कोलकाता में फंसे हुए हैं। तो इस लॉकडाउन में घर में फंसे रहने के बीच जो है, जो लॉकडाउन से प्रभावित आम गरीब लोग हैं, जो जिनके पास जो है खाद्य सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उनके समक्ष आप अपने स्तर पर या पार्टी के स्तर पर किस किस तरह की व्यवस्था आपने की है अभी तक, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, पहले तो जब माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सारा भारत में सब काम में फंसा हुआ है। सब कार्यकर्ता लोग काम में है, जो कैसे आदमी लोग को सेवा करे। आपको हम बोले जे पूरा भाजपा का कार्यकर्ता लोग सेवा में लगा हुआ था। तो किसी को खाना नहीं था, उन लोग को खाना पहुंचाना। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी हम लोग ये काम किया। पश्चिम बंगाल में 40 लाख जगह में हम लोग खाना दिया। हम लोग सरकार में नहीं है, तब भी अपना हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय हमारा जो केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा जी एक आग्रह प्रकाश किया कि हर भाजपा कार्यकर्ता 5-5 फैमिली का 1 महीना का खाना का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसको जरूरत है। हम लोग वही खाना का इंतजाम किया। हम सिलीगुड़ी में नहीं है, लेकिन कलकत्ता में बैठ के भी हम वो इंतजाम किया। हमारा जो जिला कमेटी है, हमारा जो संगठन है, संगठन का थ्रू सब यही काम किया। दूसरा चीज है, जो जगह में फंसा हुआ है, सब जो हमारा भाजपा का कार्यकर्ता लोग है, हम लोग एक सेल खुल के सबको साथ संपर्क किया, सबको फोन नंबर देके, सबको जोगाजोग करके, उन लोग को वहां जो है, जैसा कोई बेंगलुरु में है, कोई हैदराबाद में है, कोई दिल्ली में है, उन लोग को खाना उना में कोई असुविधा नहीं हो, इसीलिए हम लोग वो भी इंतजाम किया। ये रतेंद्र बोस जी आपने व्यक्तिगत तौर पर भी किया है? हाँ, हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे भी किया है। हमारा सिलीगुड़ी से बहुत सारे ये है उसके वीडियो, हम यहाँ से इंतजाम किया। हमारा जो कार्यकर्ता लोग सब जगह में जाके, सिलीगुड़ी सब जगह में जाके उन लोग को चावल, उसको सामान, दूसरा सामान भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन रतेंद्र बोस जी, आपको हम बता दें कि लेकिन आरोप तो यह लग रहा है कि सभी भाजपा नेता जो है घर में बैठे हुए हैं और जो फेक वीडियो जो है भाजपा की ओर से सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है। आरोप तो यह लग रहा है। देखिए, ये तो बोलेगा ही, क्योंकि जिसको जो नियत है। अभी आप लोग देखा है, ये तृणमूल नेता कहाँ थे। हमारा एमपी जो है, जलपाईगुड़ी का एमपी, अलीपुरद्वार का एमपी, आपको बालूरघाट का एमपी, हमारा
रायगंज का एमपी, सब लोग को अटक कर दिया, घर से बाहर नहीं किया, पुलिस केस हुआ, पुलिस उनको क्वारंटाइन में भेज दिया। आप सोचेंगे, आप ये चिंता करिए, ये बालूरघाट का एमपी इतना ये हो गया, ये हाई कोर्ट में केस किया सरकार के अगेंस्ट में, जो उन लोग को राहत देने के लिए, उन लोग को सेवा करने के लिए, उन लोग को खाद्य सामग्री पहुंच, उसको अटक रहा है, इसलिए केस किया। वो केस में राज्य सरकार का अगेंस्ट में किया, वो केस जीत गया, 2 दिन पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। अब वो भी देख सकता है। तो अगर हाई कोर्ट में केस क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग को जगह में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने में नहीं दे रहा है। बहुत जगह में हमारा सभापति, राज्य सभापति उन लोग को अटक किया रास्ता में। वो सारा पश्चिम बंगाल का आदमी लोग देखा है, उन लोग बोलने से नहीं होगा। और उन लोग क्या किया, जो केंद्रीय सरकार रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, टीएमसी चोरी करके वो रेशन खत्म कर दिया। इसीलिए देखिए, ये राज्य सरकार ये रेशन में अनियम हो रहा है, रेशन में ठीक से नहीं जा रहा है। इसीलिए जो सेक्रेटरी है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, राज्य जो है आईएएस ऑफिसर, उसको अचानक ट्रांसफर कर दिया। उसको अचानक ट्रांसफर करके ये जो हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लिया। कितना रेशन डीलर का ये लाइसेंस कैंसिल हुआ, वो सब हम लोग देखा है। जो ठीक से नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसीलिए वो लोग ऐसा झूठ आरोप लगाते हैं। रतिंद्र बोस जी, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही है कि सभी को राशन पहुंचना चाहिए और सभी के पास जो है राशन सामग्री आमजन खुद उपलब्ध करवाए। ऐसे में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसदों को रोका जा रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। जॉन बार्ला, उसको देखा है, जॉन बार्ला एमपी है। टी गार्डन में आदमी लोग का पास खाना उना नहीं है, वो गाड़ी करके खाना दे रहा था, रास्ता में पुलिस अटक किया। उसके बाद वो गाड़ी सीज करके ये में थाना में लेके गया है खाने की चीज, और उसको बाद उसको घर में अटक दिया। चारों तरफ पुलिस ये है। आपको माननीय हमारा जो एमपी है जयंत राय जलपाईगुड़ी का, उनको साथ 2 बार ऐसा ये किया, उसको घर में बंद कर दिया, क्योंकि नहीं दे रहा है। आज जिला सभापति लोग को तंग कर रहा है। आज हमारा कार्यकर्ता लोग हर टाइम में नहीं बाहर जाने के लिए रुक रहा है, क्योंकि खाने के आदमी को पास खाना नहीं है, खाना का इंतजाम करने के लिए उन लोग जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जाने नहीं जाए। तब भी भाजपा सब जगह में जितना जितना पहुंचना है वो पहुंचा दिया, राशन पहुंचा दिया आदमी लोग को। सब आदमी लोग को पास कुछ ना कुछ खाना मिलता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबको रेशन दिया, स्टेट गवर्नमेंट रेशन नहीं देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चावल, दाल, आटा सबको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दिया है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से आना पड़ेगा। नाउ अभी जो सोच रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक देश एक रेशन कार्ड, अर्थात रेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एक स्वच्छ तरीका से होगा, जाल और रेशन कार्ड नहीं होगा, ये चोरी नहीं होगा, इसे बंद करने के लिए ये कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, हमारा टीएमसी का स्टेट गवर्नमेंट, जो ममता बनर्जी का स्टेट गवर्नमेंट, वो अपोज कर रहा है। नहीं, इसमें क्या है, इसमें चोरी करने का जगह कम हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगा, अपना पॉकेट में नहीं आएगा, पब्लिक के पास जाएगा। ये बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है और बंद करने के ऐलान कर दिया। रतिंद्र बोस जी, हम आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है, और आपका जो गृह क्षेत्र है सिलीगुड़ी, और खासतौर से पूरे उत्तर बंगाल की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो आज हम देख पा रहे हैं पिछले 10 दिनों से जो है लगातार कोरोना वायरस एक्टिव केसेस की संख्या में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और उस स्थिति में सिलीगुड़ी में इस तरह का माहौल है कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन हमें दिख नहीं रहा है। क्या आप इस विषय में सोचते हैं? और पूरे बंगाल की स्थिति अगर हम आपसे जानना चाहें कि पूरे बंगाल को, एक पूरे बंगाल स्तर का आपको प्रभार दिया गया है एक पार्टी की ओर से, तो इस हिसाब से आप क्या देखते हैं? किस तरह का लॉकडाउन आप बंगाल में देख पा रहे हैं? पहले जो लॉकडाउन का बारे में चर्चा हो रहा था,
ये कोविड का 19 का विषय पर चर्चा हो रहा था ऑल इंडिया लेवल पर, मंत्रिसभा में, केंद्रीय मंत्रिसभा में, तो ममता बनर्जी क्या बोला? ममता बनर्जी बोला जे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी दिल्ली में जो दंगा हुआ है वो दंगा को आड़ाल करने के लिए, वो दंगा मीडिया में नहीं आने के लिए दंगा का विषय, इसलिए ये एक नाटक बनाया। ये कोविड कुछ नहीं है, कोविड के लिए ये लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये ममता बनर्जी पहले बोला। ममता बनर्जी के एटीट्यूड, ये एटीट्यूड केंद्रीय सरकार जो डिसीजन लिया उसका मानने के लिए तैयार नहीं था। सेकेंड देखिए, ममता बनर्जी का जो सरकार है, सरकार लॉकडाउन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे जगह में खुला था सब कुछ। ममता बनर्जी खुद बाहर होके आदमी लोग को दिखा रहा है, टीवी शो, हम बोलते हैं गैलरी शो, दिखा रहा है कि यहाँ पर खड़ा होइए, ऐसे झाड़ू पकड़ लीजिए, ऐसे आपको हाथी देना पड़ेगा, ऐसे आपको हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर करने के लिए सभापति है? उसको काम दूसरा है। रतेंद्र बोस जी, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रतेंद्र बोस जी, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, में वो काम नहीं जानते हैं। रतेंद्र बोस जी, जो ममता बनर्जी के राज में, ममता बनर्जी हम लोग देखा है हावड़ा में ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी, रतेंद्र बोस जी, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, एक मिनट, हमको एक सेकेंड। उसके बाद मिचिल हुआ, एक लॉकडाउन का पीरियड में मिचिल हुआ है, उसमें 2000-3000 आदमी लोग एक साथ मिचिल करके गया, पुलिस सामने था। ये सीरियसनेस था लॉकडाउन का? मेरा प्रश्न है। रतेंद्र बोस जी, जैसा कि आपने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर सर्किल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझा रही है, तो इस मामले को लेकर उतनी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? देखिए ममता बनर्जी आपको वो दिखाने के काम ज्यादा करते हैं, असली काम कम करते हैं। ये तो ममता बनर्जी करेगा तो दूसरा आदमी क्या करेगा? इतना सारे सरकार का अधिकारी है, इतना सारे मिनिस्टर है, कोई नहीं काम करता है, एक ममता बनर्जी करता है। इंडिया में कोई जगह दिखाइए, कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जो ऐसा शो किया। ये दिखाने के लिए, हाथी का दूसरा दो चीज होता है ना, एक दिखाने के लिए दांत और चिबाने के लिए दांत। ममता बनर्जी का वो दांत दिखाने के लिए है। ममता बनर्जी खुद आपको दिखाते हैं, काम तो कुछ नहीं करते हैं। हॉस्पिटल का हालत क्या ये कर दिया। ममता बनर्जी पहले आके कोविड में जितना मरा, जितना हमारा डेथ हो गया हमारा राज्य में, वो छुपा के रखा, डेड बॉडी जला दिया। हमारा परिवार को, जो जिसको परिवार में डेथ हुआ था उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। ये जब सेंट्रल टीम आया है उसको बहुत तरह सुधार आया है। सेंट्रल टीम तो सिलीगुड़ी में गया थे, सिलीगुड़ी में क्या बोला? सिलीगुड़ी में तब तो टेस्टिंग ही नहीं हो रहा था अच्छा से। हमारा एमपी राजू बिष्ट दिल्ली से कोशिश करके सब कुछ प्रेशर देके, बोल के, चिट्ठी देके हमारा चीफ मिनिस्टर को, हमारा केंद्रीय जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको देके ये सब चालू करने में कोशिश किया है। वो चालू था, वो काम कर रहा था, इसीलिए सिलीगुड़ी में टेस्ट सेंटर हुआ था। पहले नहीं हुआ था, पहले ये कैलाश था। कोलकाता से कोई डॉक्टर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए थे उसको भाषण सुना, वो क्या बोला? ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, डरो मत आदमी लोग। लेकिन आदमी लोग को अगर फैसिलिटी दे तो इसमें बहुत सारे कोविड में जिसको आक्रांत हुआ उसको लेके हेल्थ सिस्टम अच्छा हो तो उन लोग का राहत मिलेगा, उन लोग को अच्छा से ये इलाज हो सकता है। रतेंद्र बोस जी, आपने राज्य सरकार को तो कोसा, आप हमें ये बताइए कि पीछे की बात हम बाद में करेंगे, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि खास तौर पर जो है कोविड समय में, ये लॉकडाउन के समय में केंद्र की भाजपा जो सरकार है उन्होंने राज्य सरकार को किस किस तरह की मदद की है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राज्य सरकार जो जो मांगा सो चीज दिया है। टेस्ट किट्स दिया है, पीपीई दिया है, इंश्योरेंस के बारे में जो यह है 50 लाख इंश्योरेंस के बारे में बोला है। लेकिन देखिए एक हम एग्जांपल देते हैं, केंद्रीय सरकार कैसे राज्य सरकार को हेल्प करता है।
हमारा नजदीक एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा सरकार नहीं है। उड़ीसा में हम लोग कुछ दिन पहले उनको साथ फाइट किए थे, भाजपा का साथ उन पार्टी का फाइट हुआ था। भाजपा हार गया, उन लोग सरकार बनाया। वहां का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने एक दिन रात में 12:30 बजे चीफ मिनिस्टर को अरे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, जब हमारा जो टेस्टिंग किट्स आ रहा है वो रास्ता में अटक गया, लेकिन हम मेरे स्टेट के लिए काली टेस्टिंग किट चाहिए, आप जैसा हो एयरपोर्ट खुला के फ्लाइट में वो सामान हमको भेजिए, क्योंकि काल सुबह होने का पहले वो सामान हमको चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 12:30 बजे फोन कर पाने का बाद वो अरेंज किया, होल नाइट टीम काम किया, वो किट्स एयरपोर्ट खुला के वायुसेना का विमान में भेजा, वो आया, उसको बाद नेक्स्ट डे में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टेस्टिंग की सब जगह में चला गया। दिस इज द रिलेशन। अगर इनका रिलेशन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार को साथ अपोज कर रहा है हर टाइम। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला, एक संविधान का नाते हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ, सबका प्राइम मिनिस्टर है, पूरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या बोला, आयला का टाइम हम ममता बनर्जी बोला हम ये प्राइम मिनिस्टर को मानते नहीं है, वो उसको हम नहीं मानेंगे। अरे खुद अपने तो संविधान लेके चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए थे, संविधान नहीं मानेंगे, ये कैसे चलेगा। उसको बात देखिए केंद्रीय सरकार क्या किया। आयला का टाइम रिक्वेस्ट किया आने के लिए, 40 घंटा में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया। कोविड पीरियड में, ये कोविड पीरियड में प्राइम मिनिस्टर दोनों स्टेट में गए हैं, यूपी एंड सेकेंड ये पश्चिम बंगाल, सफर नहीं किया, पश्चिम बंगाल में आया, पश्चिम बंगाल का आके जिला अधिकारी के साथ बैठक किया, उन लोग के साथ बात किया, सफर करने के बाद देखा जो क्या क्या क्षति है, जाने का पहले ही 1000 करोड़ रुपीस का वादा करके गया, नेक्स्ट डे में रुपया भेज दिया 26 घंटे। 1000 करोड़ रुपए तो अम्फान प्रभावितों के लिए ऐलान किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए, ये जो सरकार है ना, 5000 से ज्यादा रुपया सैंक्शन किए थे, तब भाजपा सरकार नहीं थे। ये जो 5000 रुपया ये खर्चा नहीं कर पाया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ने वो रुपया भी नहीं आया, आधा रुपया भी नहीं आया, और जो आया था उसको खर्चा भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए रुपया बंद हो गया आना। ये सरकार का कोई प्लानिंग ही नहीं है, एग्जीक्यूशन तो कर नहीं पाते हैं, बातों में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ये सरकार काम करते हैं, लोग को भड़का रहा है, विभ्रांत कर रहा है कि भाई हम ये किया ये किया ये किया, असली में करने का चीज ही नहीं है। अच्छा आप बोलिए तो, केंद्रीय सरकार जो चाषी भाई के लिए, जो राहत दिलाने के लिए बोला था 2000 रुपया का दिया, वो हमारा पश्चिम बंगाल में का जो चाषी भाई है उन लोग को नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया। जो इंश्योरेंस के बारे में बोला था वो इंश्योरेंस इधर चालू नहीं किया, क्योंकि ये सरकार पहले से ही केंद्रीय सरकार का साथ कोऑपरेशन करके नहीं चलने के लिए सोच रहा है। इन लोग ऑलवेज वो अपोज करके चलने के लिए करते हैं। तो इस चक्कर में रतेंद्र बोस जी, इस चक्कर में हो क्या रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, जनता इसमें पिस रही है, जनता क्या करे? आप तो बोलिए ना, जो जनता को बोलना पड़ेगा ये सरकार को, जो क्यों चाषी लोग को 2000 रुपया क्यों नहीं मिला, साल में 6000 रुपया देने का बात था, वो 6000 सारा भारत में सब जगह में मिला, इधर क्यों नहीं मिला? इधर क्यों? इन लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोग पब्लिक के लिए नहीं सोच रहा है, पब्लिक के लिए नहीं सोच रहा है, इन लोग पॉलिटिक्स करने के लिए। ये वामपंथी आंदोलन से हुआ था 34 साल और ये 9 साल, ये पूरा पीरियड हम लोग केंद्रीय सरकार को अपोज करने के लिए पश्चिम बंगाल में क्या मिला? कुछ नहीं, हम लोग पीछे से पीछे जा रहा है। आप बोलिए तो, स्वाधीनता का बाद हम लोग 40% डोमेस्टिक प्रोडक्ट देते थे इंडिया का, अभी 3% हो गया। तो हम लोग ने बोला था जे हम सबको लिए काम करेंगे, सब ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इतना सारे भाई लोग बहन लोग
अभी बाहर क्यों काम में जाने के लिए जरूरत पड़ता है? देखिए, ठीक है, मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ रतिंद्र बोस जी, विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। एक बार ये बताइए कि बार बार आरोप ये लग रहा है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आ रहा है, उस पैसे का कुछ हिसाब आम जनता को जरूर क्या जाना होगा। चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और उससे जो है आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया। मैं मेरी बात आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, उन्हें जो है एक मुश्त राशि जो है 10,000 रुपए करके दी जानी चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार आदमी को पैसा दिया। पैसा कैसे दिया? जो जनधन अकाउंट में था उसको 500 करके पैसा दिए थे जनधन, क्योंकि वो अकाउंट डायरेक्टली जाएगा। पैसा अगर देगा स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में, वो तो चोरी हो जाएगा। आप देखिए, आयला का पेपर में बाहर हुआ, आयला का जो 20,000 रुपया करके मकान के लिए दे रहा है कि कौन है ये है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक ग्राम पंचायत में 28 ऐसा घर दिखाया, जो घर टूट गया। 20 तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग का जान पहचान है, सबको उसमें क्या है, पक्का बाड़ी है। उन लोग का अकाउंट में 20,000 रुपया चला गया। ऐसा पैसा देने से ये पैसा खा लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बन गया, इसीलिए डायरेक्टली ट्रांसफर करना पड़ेगा। और पीएम केयर फंड का ऑडिट होगा, सब कुछ होगा। पीएम केयर फंड एक पैसा, ये जो कोविड का इफेक्टेड एरिया है उसमें ही सब खर्चा होगा। आपको ममता बनर्जी को पूछिए ना, आप पूछिए, ये सरकार जो रुपया दे रहा है वो रुपया ठीक से यूटिलाइज नहीं क्यों हो रहा है, नहीं क्यों रहा है। सरकार को एक पीपी किट्स भेजा था, उसमें क्या है, कलर है आपको गेरुआ कलर है, हलूद कलर है। हलूद कलर उनको पसंद नहीं है, वो वापस कर दिया। ये पागल का माफिक बात कर रहा है। कलर में क्या फर्क है? हलूद कलर क्या बीजेपी के कलर है? हलूद कलर तो बीजेपी के कलर नहीं है। क्यों है हलूद कलर? तो बीजेपी जब आएगा वो पूरा नील सादा रंग जो किया सब चेंज कर देगा। नहीं है, क्योंकि ऐसा पैसा खर्चा करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का एक ही मोटो है, जो पब्लिक है, जो गरीब है, उनको उनको हेल्प करो। नरेंद्र मोदी का एक ही बात है, सबका साथ सबका विकास, वही काम कर रहा है, करेगा। नरेंद्र मोदी भी करेगा। आज आप बोल रहा है, देखिए रेलवे डिपार्टमेंट कैसे वो ट्रेन आने के लिए ये किया, आप वो बोला था, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि रेल विभाग की ओर से, जैसे कि माननीय हम ये बात को रिप्लाई मंत्री, मेरी बात आप सुन लीजिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया कि रेल का टोटल एक्सपेंसेस जो है 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% जो है राज्य सरकार से लेने की कवायद हुई है। अब आरोप यह लग रहा है कि जो श्रमिक हैं वो श्रमिक अपने पैसे से टिकट खरीद रहे हैं, कोई केंद्र सरकार की ओर से माफी नहीं दी गई है, कोई रियायत नहीं दी गई है। बार बार यह आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पर। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक तरफ पीयूष गोयल जी कहते हैं कि हम 85% लोगों को रियायत दे रहे हैं, जबकि श्रमिक टिकट खरीद के आ रहे हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। पहले आप सुनिए बात। केंद्रीय सरकार बोला एक यात्री जाने के लिए जितना खर्चा होगा, अभी जो रेलवे का खर्चा, वो खर्चा 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। क्योंकि जो ट्रेन आता है वो ट्रेन वापस जाता है एम्प्टी, और पैसेंजर उतना नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पैसेंजर का लिमिट है। केंद्रीय सरकार बोला ये 85% हम लोग केंद्रीय सरकार से देंगे, 15% जो राज्यों से श्रमिक आया है वो राज्यों को अपना से देना पड़ेगा। नहीं तो 3 तरीका बताया, नहीं तो कोई एनजीओ वगैरह वो दे सकता है। तीसरा सबसे खराब चीज है, जो वर्स्ट सिचुएशन है, तीसरा, अगर उन केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार नहीं दिया तो पैसेंजर को देना पड़ेगा। तो इसमें केंद्रीय सरकार का क्या गलती है? गलती तो राज्य सरकार का है। लेकिन अपना इधर सुनिए, आज का यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरे आपका उड़ीसा, झारखंड,
सब जगह ये चालू हुआ, सब जगह सरकार पैसा दिया, ओनली वेस्ट बंगाल इसमें पैसा नहीं दिया। वेस्ट बंगाल क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चाहते हैं उनका जो श्रमिक है भाई है वो उधर ही रहे, उन लोग नहीं आना चाहते हैं, नहीं ले आना चाहते हैं, क्योंकि ले आने से खर्चा है, क्वारंटाइन सेंटर अच्छा नहीं है। हम लोग सारा टीवी में देख रहा है ये क्वारंटाइन का हालत कितना खराब है। एक जगह में खाना भी अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, रहने के लिए जगह, सोने के लिए जगह नहीं है। उसमें एक सांप निकला एक घर से, एक को सांप काट दिया मेदिनीपुर में। आपको कुछ बिहार में एक मर गया वो क्वारंटाइन सेंटर में, खाना नहीं मिला। और कुछ बिहार में आपको पिटाई किया, जो पेशेंट क्वारंटाइन सेंटर में था उसको पिटाई किया और कुछ बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में बाहर का गुंडा लेके। तो यही हालत है, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में, और ममता बनर्जी के पास कोई डेटा भी नहीं था कि कितना आदमी बाहर काम करते हैं। बार बार रेल मंत्री बोल रहा था, केंद्रीय सरकार से बोल रहा था कि भाई सब स्टेट लेके गए थे जो अपना अपना आदमी को आप लेके जाइए। इन लोग ट्रेन ही नहीं ये कर रहा है। यूपी लेके गए, यूपी जिसमें 400 ट्रेन गया, पश्चिम बंगाल में बोल रहा है 100 ट्रेन, लेकिन रिक्विजिशन देता है 50 ट्रेन। ऐसा करके लोग, जब आदमी लोग पैदल में स्टार्ट कर दिया आने के लिए, उसके लिए रतेंद्र बोस जी, आपकी बात मुझे समझ में आई, लेकिन आरोप तो भेजना पड़ेगा। रतेंद्र बोस जी, आपकी बात मुझे समझ में आई, लेकिन आरोप यह लग रहा है कि केंद्र सरकार ने जो 85% राशि देने की बात कही थी, क्या वह राशि दी जा रही है? 100% जो खर्चा है उसको 85% केंद्रीय सरकार दे रहा है। जो राज्य सरकार को देने का बात था वो राज्य सरकार नहीं दे रहा है, इसीलिए पैसेंजर को देना पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल के लिए है, लेकिन दूसरा स्टेट के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल में कितना आदमी आप सोचिए, ज्यादा से ज्यादा 80% आदमी बास में आया है, अपना बास हायर करके उन लोग आया है, कोई टैक्सी में आया है, इतना रुपया खर्चा किया। आप पूछिए, आप क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, देखिए उन लोग कैसे आया है। हम लोग तो देखते हैं कोचबिहार में 1,40,000 आदमी, स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट का, आया है। कितना ट्रेन आया कोचबिहार में, कितना ट्रेन आया? बास में आया है। लेकिन आरोप ये लग रहा है रत्न जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आरोप यह लग रहा है कि जिस ट्रेन को एनजेपी आना चाहिए वो पुरुलिया में उतर रही है, जिस ट्रेन को आना चाहिए। दिस विल डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट को एकदम बोल दिया ये पूरा जिम्मेदारी आपका है, कौन पैसेंजर जाएगा, कहां से जाएगा, कहां से ट्रेन स्टार्ट करेगा, कहां जाएगा, ये आप डिसाइड करिए। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार का नोडल ऑफिसर था, वो नोडल ऑफिसर लिस्ट बना के भेज रहा है जो कौन पैसेंजर कहां जाएगा नहीं जाएगा। ये पूरा मिसमैनेजमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने किया। स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम था एकदम गलत है। अरे कोई फोन काम नहीं कर रहा है, एक नंबर इतना फोन नंबर दे दिया, या आपको कोई तकलीफ है कोविड में तो आप जोगाजोग करिए, एक भी फोन उठा नहीं रहा है कोई। बहुत सारे ये देखा। एक सवाल मैं और जानना चाहता हूं कि सीधे तौर पर आरोप यह लग रहा है कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होकर काम कर रहे हैं और बार बार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। क्या एक लोकतंत्र में, एक संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह एक राज्यपाल का राज्य सरकार पर हावी होना कितना सही मानते हैं आप? रतेंद्र बोस जी सुन रहा है, आप बोलिए। देखिए, राज्यपाल का विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं काटेंगे, हम एक बात बोलेंगे, ये सरकार गणतंत्र विश्वास करता है, टीएमसी सरकार। पहले बात दीजिए, ये बहुल प्रचारित तो पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका, उसका जो एडिटर है, एडिटर को थाना में बुला के क्या थ्रेट दिया, क्योंकि उसका पहले उसका अगेंस्ट में कुछ खबर लिखा, क्रिटिसाइज करते, जो सही वही बताया, जो सही वही बताया। आरामबाग टीवी बोल के एक छोटा टीवी था, छोटा टीवी चैनल जैसा आपका ऐसा है, उसको वो क्या खबर किया, जे क्लब में पैसा बांट रहा है सरकार, क्योंकि कोविड पीरियड में क्लब के पैसा बांटना ठीक नहीं है। वो खबर किया, उसका ऊपर अत्याचार किया, उसका बंद करने के लिए कोशिश किया, उसको थ्रेट किया, जो जैसा आप एंकर है वैसा को। एंकर रात में सो नहीं पाया, एंकर का बीवी जो है उसको, ओनर का बीवी जो है, बीवी एक मुस्लिम फैमिली है, वो रोने लगा, ये ऐसा ऐसा कर रहा है।
ये सरकार क्या है उसका अगेंस्ट में कोई नहीं बोलेगा, ऐसा डिसीजन ले लिया। जो बोलेगा उसको उसको ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाएगा, उसका कोई ना कोई ये लगा। ये राज्य आज हमारा राज्यपाल प्रशासनिक स्तर से हेड है, प्रधान नागरिक है, 1 नंबर नागरिक है राज्यों का। उनको कितना अपमान किया, उनको कोई अधिकार है, वो अधिकार को उनको देना चाहिए। ये अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि उनका साथ उनका क्या ये है उसको रतेंद्र बोस जी, हम लोग नहीं बोलेंगे, वो राज्यपाल का तारीफ से करेंगे। यानी कि आपके मुताबिक जो है बंगाल सरकार इस कोविड-19 को कंट्रोल करने में विफल हो चुकी है। 100% फेल्ड, एकदम फेल है। क्योंकि अभी आज सब रियलाइज हो रहा है, सब जगह में विक्षोभ हो रहा है, सब जगह में विक्षोभ हो रहा है। जितना जितना क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जाके देखिए, खाना उना लेके सब कुछ एकदम वर्स्ट टाइप का हो गया। क्योंकि हम नौकरी नहीं दे पाया। उन लोग पेट के लिए दूसरा स्टेट में गए हैं, पेट के लिए दूसरा स्टेट में गया है। हम लोग का भाई है, हम लोग का घर का रिलेटिव है, उन लोग वापस आ रहा है, उन लोग को हम क्वारंटाइन में देते हैं। क्वारंटाइन में हम लोग उसको खाना नहीं देते हैं, रहने के लिए जगह अच्छा नहीं देते हैं, पानी का इंतजाम, पीने का पानी का इंतजाम नहीं करता है, घर से खाना मांगा है तब भी नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं। ऐसा सिचुएशन में 14 दिन उनका रहने के लिए कितना ये हो गया। सोचता ही नहीं। कुछ बिहार में हम एक वीडियो देखा है कि 22 दिन हो गया उसको जाने नहीं दे रहा है, वो आदमी लोग को बाहर खड़ा करके रखा, लॉक कर दिया मैंने गेट में। ऐसा उन लोग को ऊपर टॉर्चर कर रहा है। तो ये टोटली फेलियर का एकदम प्रतिच्छवि है। अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि एक तरफ लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और बंगाल में जिस तरह की स्थिति आपने बताई, उस हिसाब से जो है भाजपा को तो इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, केंद्रीय जो कमेटी है भाजपा की। लेकिन हम देख यह रहे हैं कि आगामी 9 जून को जो है एक वर्चुअल मीटिंग करने की योजना जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसके पीछे का क्या मोटिव और क्या उद्देश्य है? प्राक्तन अध्यक्ष अमित शाह जी भाषण देंगे और हमारा दिलीप घोष और प्रदेश सभापति उन्होंने भी रहेंगे। वर्चुअल मीटिंग ऐसा होगा जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, बहुत सारे लोग डिफरेंट पोजीशन में है। हम लोग सरकार का तरफ से जो नियम बना है वो नियम मानेंगे, लेकिन पार्टी का बात, जो वरिष्ठ अधिकारी का बात, जो हमारा नेता का बात, पार्टी का कार्यकर्ता, सपोर्टर सबको पास पहुंचाना है। इसलिए हम लोग ऐसा एक वर्चुअल मीटिंग करने के लिए सोचा। वर्चुअल मीटिंग ये एक डिफरेंट एंगल से होगा, क्योंकि अमित शाह जी दिल्ली से भाषण देंगे, हमारा प्रदेश सभापति दिलीप घोष जी कलकत्ता से भाषण देंगे, हम लोग कुछ लीडर लोग भी भाषण देंगे यहाँ से। सबको भारतीय जनता पार्टी का मूल जो विषय है, जो विषय वो रखेंगे। एंड वेस्ट बंगाल कैसे कैसे गलती किया, क्या करना चाहिए था, वो भी शायद अमित शाह जी बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत करीब से देखा है। अमित शाह जी बंगाल का बारे में बहुत कुछ जानते भी है, करीब से देखा भी है। उनको भाषण सुनने के लिए बहुत सारे आदमी बेचैन हो गया, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता लोग बेचैन हो गया। एंड हम लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बहुत ज्यादा गुण आदमी, कार्यकर्ता, सिंपैथाइजर, ये सब सुनेंगे अमित शाह जी क्या बोलेंगे। रतेंद्र घोष जी, इसे विधानसभा तारीख, 1 मिनट, आगामी 9 तारीख 11 बजे यूट्यूब, फेसबुक, लोकल टीवी चैनल भी संप्रेषण करेंगे। आप लोग को ये आपका एसके लाइव का तरफ से हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, आप लोग उस दिन एंड्रॉइड फोन जो है, एंड्रॉइड फोन फेसबुक लाइव में आइए, देखिए, नहीं तो यूट्यूब में जाइए देखिए। ये अमित शाह जी को देख के आप डिसाइड करिए जे अभी कैसे क्या हो रहा है रतेंद्र घोष जी, देश का, राज्यों का। रतेंद्र घोष जी, क्या इसे हम
बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहला जनसभा इसे हम माने? अरे बंगाल विधानसभा तो ममता बनर्जी दे दिया, अमित शाह जी को दे दिया। अमित शाह जी को बोला क्या, आप तो पेपर में भी देखा था, टीवी पे भी सुना था, ट्वीट में भी देखा था, जी भाई हम कर नहीं पा रहे हैं, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप लोग चलाइए। अमित शाह जी उसका अगेंस्ट में क्या बोला, जी नहीं, चुना हुआ सरकार को हम लोग नहीं लेते हैं। हमारा राज्य सभापति बोला जी हम लोग लीज में नहीं लेते हैं, हम लोग। और वो पश्चिम बंगाल का जो वोटर है, भाजपा को लोकसभा में आशीर्वाद किया, विधानसभा, क्योंकि भाजपा नहीं आने से पश्चिम बंगाल नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल को एकदम जो जैसा स्थिति है उससे और बहुत खराब हो जा रहा है, क्योंकि 34 इयर्स हम लोग वामपंथी लोग को देखा, उसको बाद हम लोग नए साल तृणमूल का सरकार देखा, 10 साल ही हो जाएगा। अभी एक साथ 2 इंजन चलेगा, क्योंकि राज्य सरकार की भाजपा का होगा, केंद्रीय सरकार की भाजपा का होगा। ये हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो भूमि है, जन्म स्थान है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है, रामकृष्ण परमहंस के जन्म स्थान है, आज कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म स्थान है। ये सब महापुरुष का जन्म स्थान को हम लोग जो पुराना जो गौरव है वो गौरव का तरफ लेके जाएंगे, यही भाजपा का मूल लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री रथिंद्र बोस जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें एसके लाइव को दिया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम एक बार फिर से आप सभी के साथ लगातार रथिंद्र बोस जी को लगातार विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम लाते रहेंगे। एक बार फिर से रथिंद्र बोस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रथिंद्र बोस जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। नमस्कार, आप लोग का विशेष अनुरोध, आप लोग सरकार का तरफ से जो नियम है नियम मानिए, अपना आप सेफ रहिए, सुस्वस्थ रहिए, और जो आपका अपना प्रिकॉशन, थोड़ा अपना के लिए प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन लेके थोड़ा थोड़ा आगे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी आगे बढ़िए, सबका सुस्वास्थ्य कामना करके हम आप लोग को सबको नमस्कार करके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बहुत बहुत धन्यवाद रथिंद्र बोस जी, और इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप सभी दर्शक बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।